अब जो भी बैलेंसिंग करना है वो रिएक्टेंट साइड में करना है। जैसे इधर नाइट्रोजन कितने हैं, इधर कितने हैं, अब इसको बैलेंसिंग दो तरीके से कर सकते, इधर एक है इधर दो है, तो एक तो इधर दो कर दो या तो इधर एक करो। तो फॉर्मेशन में जो भी बैलेंसिंग करना है रिएक्टेंट साइड में करना है, मतलब इधर दो का क्या करना पड़ेगा, तो दो का एक करने के लिए अपने क्या करना 1/2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हैं, तो ये दो को तीन करने के लिए क्या करना 3/2। तो कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। 1/2 N2 + 3/2 H2 1 NH3 खत्म, बैलेंसिंग हो गया। अरे समझ में आया ये। अब आप अमोनिया के बाद में अपन देखा था कोई भी कंपाउंड, चलो इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल, C2H5 बॉन्ड OH लिक्विड, फिजिकल स्टेट जरूरी है। अब इसमें एक पॉइंट में एडिशनल बताऊंगा, while calculating the delta N of the reaction we have to calculate only the number of mole of gaseous product or reactant। अर्थात आपको सिर्फ गैसेस के ही कोएफिशिएंट काउंट करना है, क्योंकि डेल्टा एन आपको निकाल देना। सर डेल्टा एन क्या होता है बेटा, डेल्टा एन होता है N2 - N1, और N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या होता है, नंबर। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अबे N1 और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, N2 नंबर ऑफ। अब जो क्या अमोनिया गैस है, शाबाश, अरे यस सर, N2 बराबर कितना रहेगा 1, तो जो कोएफिशिएंट वो लिखना है N2 = 1। हाँ N1 देख लो, N1 हाँ क्या है, गैस है 1/2, क्या है गैस है 3/2, 1/2 + 3/2 4/2, 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2। तो अमोनिया फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएंगी 1 - 2, अरे कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू -1, खत्म। सर इसका काम है क्या, बहुत काम है, अभी नहीं काम है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब चूंकि आपने फॉर्मेशन बैलेंस करना सीख ही लिया तो डेल्टा एन भी निकालना सीख लो। डेल्टा एन निकाल लिए तो डेल्टा एन पर से डेल्टा एच और डेल्टा ई की न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, तो डेल्टा एन का काम पड़ेगा डेल्टा एच = डेल्टा ई + डेल्टा एनआरटी, थर्मोडायनामिक्स के अंदर काम पड़ेगा। इसमें है ऐसा कोई जिसका थर्मोडायनामिक्स हो चुका, हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कहाँ पर हुआ, फिजिक्स में हुआ ना। तो ये इक्वेशन पढ़ेगा डेल्टा एच = डेल्टा ई + डेल्टा एनआरटी, आपका हुआ आकाश में, आकाश में नहीं, छोड़ दिए नहीं है, चलो ठीक। हाँ तो केमिस्ट्री में किसका थर्मोडायनामिक्स हुआ क्या, बाहर हुआ क्या, आकाश में हुआ, वो मैंने देखा। और किसका अदर देन आकाश, हाँ हुआ। तो डेल्टा एच = डेल्टा ई + डेल्टा एनआरटी पता होगा ना इक्वेशन। तो डेल्टा एन का बहुत काम पड़ता है, डेल्टा एन के ऊपर देन डब्ल्यू एक वर्क डन का फॉर्मूला -डेल्टा एनआरटी। तो थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर के नाम बोल रहा मैं, घर पे आके एनसीईआरटी बुक में देखना। और ये चैप्टर की स्पेशलिटी बताता, जब आपको नींद नहीं आती, मन बहुत उचाट हो जाता आपका, तो ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक खोल के देखना, आई प्रॉमिस 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएंगे। 10 मिनट से 11 मिनट भी लगते नहीं, इसके कंटेंट जब देखेंगे हम एनसीईआरटी बुक, तो उसके अंदर डेल्टा, अभी क्या हो रहा है, अपन फॉर्मेशन बैलेंस करना सीख लिया, ठीक है, तो डेल्टा निकालना सीख लो। और डेल्टा निकालने क्या होता है, N2 - N1 करना होता है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ गैसेस के ही कोएफिशिएंट काउंट होंगे, सॉलिड लिक्विड स्टेट में कितने भी कोएफिशिएंट हो दे आर टेकन एज 0, जैसे इथेनॉल। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इथेनॉल में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये बहुत ही गंदे तरीके से आंसर दिया आपने। उसका आंसर था C सॉलिड, H2 गैस, O2 गैस, बिकॉज आपको जो फॉर्मेशन के वक्त एलिमेंट्स की एलिमेंट्री स्टेट बताना है। तब बताओ इथेनॉल में कौन कौन से एलिमेंट है, C सॉलिड प्लस, अब बैलेंसिंग कौन से साइड करना है, प्रोडक्ट साइड करना है कि रिएक्टेंट साइड करना, और इसका तो कोएफिशिएंट एक ही रहेगा हमेशा। एक बात में इसका कोएफिशिएंट एक है, तो N2 कितना लूंगा मैं,
अरे बैलो लिक्विड है ना वो, जीरो। सॉलिड के लिक्विड के नंबर ऑफ मोल काउंट नहीं करना है, सिर्फ किसके मोल काउंट करेंगे? अगर वो सॉलिड है लिक्विड स्टेट में तो देयर नंबर ऑफ मोल टेकन है 0, सिर्फ किसके मोल काउंट करेंगे? गैस। ठीक है, अभी बैलेंसिंग नहीं हुआ। कार्बन कितने हैं? इधर कितने हैं? तो 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इथेनॉल का इफेक्ट हो रहा करके, नहीं समझ में आ रहा है, इफेक्ट ऑफ इथेनॉल देखने के लिए मिल रहा भाई। 5 है और ये क्या, ये हाइड्रोजन है, तो 5 और 1, इधर कितने? 2 है, तो 3। ऑक्सीजन कितना है? इधर कितना है? 1/2। अब बस हो गया बैलेंस। अब इसमें है ना, आप क्या करो कि भाई N1 काउंट कर लो, N1, हाँ चलो बोलो रे। ये 2 है, 0, बिकॉज सॉलिड है। सॉलिड के और लिक्विड के नंबर ऑफ मोल नहीं काउंट करते, सिर्फ किसके काउंट करते हैं? गैस। हाँ हाँ हाँ, साढ़े 3। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका डेल्टा एन कितना रहेगा? इसका डेल्टा एन रहेगा 0 - 3.5, यानी कि एक फॉर्मूला है उसमें डेल्टा एन का काम पड़ता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनआरटी। बाद में एक वर्क का फॉर्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी। और बहुत, हाँ, केपी इज इक्वल के सी इंटू आर टी रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी काम पड़ता है, मतलब वो तो फिर बहुत जगह काम पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक्स के अच्छे फॉर्मूले बता, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी काम पड़ता है। शाबाश, कह रहा केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ एक समझाने का माध्यम ये है कि जो बेसिक अपन पढ़ रहे फॉर्मेशन का डेल्टा एन निकालना सीख रहे, तो अपन जब फिजिकल केमिस्ट्री के पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो जो बच्चा पहले दिन से, यानी आपकी बैच कब से शुरू हुई? 20 जून से। तो 20 जून से जो बच्चा 10 फरवरी तक के बैच करेगा तो इतने टाइम में इतना सफिशिएंट उसको हो जाएगा और वो आएगा भी। उसको मेन चीज़ क्या है, सिलेबस तो आपका सब जगह होता, पर आता कितने भी तो बात है। आपको कितना आता, कि आपको कितने कम एनर्जी में वो आता। अब बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर 3 घंटे क्लास कर रहा, 4 घंटे पढ़ रहा, तब भी बोलता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा, तो मुश्किल काम है ना। एब्सॉर्प्शन होना चाहिए ना आपके अंदर, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं होंगे, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे फिर। और वो कब होगा? क्लास में 100%। फॉर्मेशन रिएक्शन समझ में आ रही? आप कोई भी कहना कंपाउंड लो, एसिडिक एसिड लो, ग्लूकोज लो, सुक्रोज लो, है ना, इधर इधर इधर। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं, कुछ तो बोला उसने, ये बोला शायद 8 बज के लगता है ना, ये बोला ना उसने। हाँ देखा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी आप? अरे यार वो तो सभी वही पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है? कहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे अभी आप? घर पे। और तू रे भाई? चलो ठीक है, फिर ठीक है। अभी आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ ये केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है सही में? ठीक है, तू सामने देखना पे। तो फॉर्मेशन बैलेंसिंग आज के लिए काफ़ी है ना, मैं समझ गया 8 बज के करके। और कंबशन रिएक्शन का बैलेंसिंग कल देखेंगे, और कल बाकी का जो टॉपिक है कल आपने काम करना, आते वक्त ना सबने एनसीईआरटी बुक को साथ में रखना, अपन हल्का फुल्का उसका अंदर रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। और एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, सुनो, लिसन। शायद से संडे आपको मैं छुट्टी दे सकता या नहीं भी दे सकता। कारण ये है क्या, अगले वीक में फिर ईद की छुट्टी रहेंगी, तो शायद से मैं संडे छुट्टी दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, कल देखेंगे। और बेसिकली आपका अभी मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, कल फिजिक्स का आपको एसके सर ने इंट्रोडक्शन दिया, समझ में आया कि कुछ बताया कुछ? और बायोलॉजी के जो डीके सर वो भी आपको पूरा बॉटनी जूलॉजी जो है 7.5-8 महीने का प्लान कर रहे। हमारा एक ही पर्पज रहेगा कि अपन यहाँ से आगे जो चैप्टर पढ़ रहे उनके एमसीक्यू लेके फटाफट एक एक टेस्ट प्लान करते जाए। टेस्ट रहा तो आपको टारगेटेड पढ़े करते आता, अभी आप पढ़ रहे पर आपका टेस्ट ही नहीं होता प्रॉपर। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से लेके अगले 8 महीने, इस संडे जाके अगले संडे से
आपका वीकली टेस्ट रहेगा, मतलब संडे आपका टेस्ट फिक्स रहेगा। और वो संडे टेस्ट होने के लिए आपको मंडे टू सैटरडे 12 घंटे में इतना कंटेंट पढ़ना है कि आपका 50-45 क्वेश्चन का एक टेस्ट बने। वो जरूरी है एक हफ्ते के अंदर, और तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ठीक है, आपका फिजिक्स बायोलॉजी को यहाँ नहीं करा, वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना, केमिस्ट्री जो यहाँ करा तो मैं करा के दूंगा क्लास के अंदर। और इस तरह से अगर आपका 10 फरवरी तक के चला तो अपने टेस्ट पूरे जो चैप्टर पढ़े टेस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर होते चले जाएंगे। और एट द एंडिंग ऑफ सिलेबस, जैसे सिलेबस खत्म होगा आपकी बोर्ड की एग्जाम आएंगी, बोर्ड एग्जाम जैसी खत्म होगी तो बोर्ड एग्जाम के बाद 50 दिन के अंदर अपन 30 टेस्ट का प्लानिंग करेंगे, 30 टेस्ट, जिसमें 15 जीटी रहेंगे और 15 फुल पोर्शन रहेंगे। बट वो आप तभी दे पाएंगे अगर आपका पूरा सिलेबस पहले पढ़ना होगा। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सिलेबस होने के बाद जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना कोई, तो टेस्ट सीरीज में इतना गैप नहीं रहता एग्जाम के टाइम में। अब जो 30 दिन में अगर 50 दिन में अपन 30 टेस्ट ले रहे तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ डेज गैप कितना मिलेगा, 1 दिन या 2 दिन। तो उसमें कुछ टेस्ट में 1 दिन मिलेगा और कुछ टेस्ट कंटिन्यू लेना पड़ेगा। तो उसका सिंपल लॉजिक ये ऐसा रहता बेटा, देखो ग्रुप टेस्ट जो रहेंगे ना आपकी, उसमें आपको 1-1 दिन का गैप देंगे, तो 15 टेस्ट के लिए 30 दिन। और जो फुल पोर्शन टेस्ट है ना वो कंटिन्यू लेना पड़ता। कारण ये है कि फुल पोर्शन टेस्ट के लिए अगर अपने रिवीजन के लिए टाइम दे तो फिर कितना टाइम लगेगा आपको रिवीजन करने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं। तो फुल पोर्शन की जो पढ़ाई होती है वो आपको अभी से ध्यान में रख के ही करना पड़ेगा। कभी समय मिला तो आपको इसकी प्लानिंग समझा के दूंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आपको टेस्ट कर देना। तो 50 दिन में 30 टेस्ट फेस करेंगे आप, तो तब फेस कर पाएंगे जब आपके रिवीजन फास्ट होंगी। तो पहले 30 दिन में जो जीटी रहेगा उसमें रिवीजन ही होगा आपका, मतलब आपको मान के चलो कि भाई एक जीटी जो रहेगा उसमें 2 चैप्टर रहेंगे एक सब्जेक्ट के, 2 चैप्टर, तो 3 सब्जेक्ट के कितने चैप्टर हो गए, 6। तो 6 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कितने दिन मिल रहा समय, 2 दिन, क्योंकि 1 दिन के गैप में जीटी रहेगा। मतलब अगर आपका पहला जीटी 1 तारीख को है तो दूसरा जीटी 3 तारीख को रहेगा। तो पहला जीटी आपका हो गया तो 1 तारीख को पेपर होने के बाद 3 तारीख को जब पेपर देने आएंगे तो आपको 1 की रात, 2 का दिन, 2 की रात और 3 का दिन मिलेगा टेस्ट देने से पहले। तो उतने टाइम में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, और वो ऐसे पढ़ना है कि जब फुल पोर्शन में आएंगे तो उनकी रिवीजन को इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो ये स्पीड से आपको 2-2 दिन करके 15 जीटी देना है। तो 2 दिन में 6 चैप्टर थॉरली कब पढ़ पाएंगे, जब वो चैप्टर आपके पहले अच्छे से पढ़े हुए होंगे। पहले मतलब अब, अरे समझ में आ रहा है? तो अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो जीटी जल्दी से कवर करते हैं, जीटी कवर करेंगे तो फुल पोर्शन कवर करेंगे। फुल पोर्शन 15 देंगे तो नीट का जो जेई का पेपर रहेगा आपका, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज वो बिल्डिंग ना कभी भी गिर सकती है। और फिर बच्चा बोलता मैं कहाँ हूं, तो आप घर पर हैं, जाइए घर, बाकी कल देखेंगे।